जर्क इन द स्ट्रिंग का मतलब ये होता है ना यार कि अचानक से स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, जैसे लूज स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन जीरो है और सडनली वो टाइट हो जाती है, तो वो एक इम्पल्स का काम करता है। और इम्पल्स मतलब ऑल ऑफ सडन मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे यार। बस इसमें ये आपको याद दिला दे कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कंसेप्ट लगाओगे ना, जहां पर भी जर्क आएगा उनमें कंसेप्ट आप ये लगाओगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, IMT इन शॉर्ट हम लिखते हैं उसको। IMT मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें ये डेफिनेशन दी गई है कि इम्पल्स इज ए चेंज ऑफ मोमेंटम। और इम्पल्स को दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, एफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर एवरेज फोर्स मान लेते हैं तो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इम्पल्स है, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कुल मिलाकर के न्यूटन सेकंड लॉ फिर से यूज करेंगे बेसिक्स पर चल करके। बट ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी बोला हुआ है और अब फिर से रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर कि जो मोमेंटम का चेंज होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई हुई है। ये हमने हमेशा कई बार रिपीट किया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। ये बेसिक बात आप पूरे इस चैप्टर में ध्यान रखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो आपका इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल से ही करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसमें। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो। देखो इसमें क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पर जो पहली वाली फिगर है जिसमें सॉलिड लाइन बनाई गई है, यहाँ पर ये एक स्लैक लूज स्ट्रिंग दिखाई जा रही है आपको। यहाँ पर इस तरीके से दिखाने का मतलब ये स्ट्रिंग ढीली है, अभी स्लैक स्ट्रिंग है, और इससे कोई ऑब्जेक्ट ए कनेक्टेड है जिसको कुछ वेलोसिटी v दी गई है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो एक 2 kg स्फीयर इज कनेक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट ओ बाय द इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड जिसकी लेंथ 1 मीटर है। अब इसका क्या मतलब है भाई, ओरिजिनल फिगर में जो दिखाया गया है और यहाँ पे जो लिखा गया है, इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है वो 1 मीटर के आसपास है। 1 मीटर है, आसपास नहीं, एग्जैक्टली 1 मीटर है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, वहां पर अगर आप नोटिस करो तो वहां पर स्ट्रिंग की जो लेंथ दिखाई जा रही है वो सिर्फ 0.5 मीटर, मतलब कि ये लूज है, अभी स्ट्रिंग अभी टाइट नहीं है। लूज स्ट्रिंग का मतलब इसके अंदर अभी कोई टेंशन फोर्स नहीं आ रही होगी, जीरो टेंशन फोर्स दिखाओगे। उसके अलावा स्फीयर की जो स्फीयर इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, म्यू भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, और सरफेस हॉरिजेंटल यानी ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा इस पे। उसमें उसके बाद उसको एक वेलोसिटी दिया गया है v0 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ओवे। और क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है आपको कि इट मूव्स फ्रीली अंटिल इट रीचेस द पॉइंट ए डैश पॉइंट व्हेन द कॉर्ड बिकम टॉट। ये मेन कंसेप्ट है कि पॉइंट ए डैश पर जाकर के कॉर्ड टाइट होगी। तो जहां पर ये कॉर्ड यानी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी ना, वहीं पर अचानक से एक जर्क प्रोड्यूस होगा। स्ट्रिंग का जर्क बोलते हैं इसको। जर्क वैसे भी आप समझते हो, अचानक से कोई झटका लग जाए तो वहां पर सडनली स्ट्रिंग में एक जर्क आएगी। और अब इन्होंने v0 की एक वैल्यू पूछी है, जबकि ये कह रहे हैं कि जो इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉर्ड इज नॉट टू एक्सीड √3 न्यूटन सेकंड। क्या करेंगे इस पे कंसेप्ट, देखो अब कोई डिस्कस करना चाहेगा आप में से तो बता सकते हो, मतलब अगर किसी के कुछ आइडिया जनरेट हो रहा हो कि इसमें क्या करना चाहिए हमें तो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो। ठीक है। सर जब डॉट होगी सर स्ट्रिंग, हाँ तो सर मतलब जहां इम्पल्स लगेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो तो चेंज करेगा नहीं। राइट, राइट, और बिल्कुल सर सही। स्ट्रिंग के अलोंग दोनों, मतलब हाँ स्ट्रिंग के अलोंग एक वो आ जाएगा सर, वेलोसिटी मतलब आ सकता है उसके पास। हाँ ठीक है, देखो बिल्कुल सही है। मतलब जस्ट बिफोर ए डैश पॉइंट पे बात करते हैं, ए डैश पॉइंट से जस्ट पहले की बात करो और एक एनालिसिस करो जस्ट आफ्टर ए डैश। यही इस पूरे चैप्टर का मेन कंसेप्ट है कि कोलिजन हुआ हो चाहे इम्पल्स आया हो, आप जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर को देखा करो। तो पॉइंट ए डैश के जस्ट पहले, पॉइंट ए डैश के जस्ट पहले अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v0 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी टेंशन फोर्स लगेगा नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, हॉरिजेंटल सरफेस है, ग्रेविटी का भी असर नहीं है, तो कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसके वेलोसिटी v0 को चेंज कर पाए। तो जब तक कि वो ए डैश पर नहीं पहुंच जाता तब तक तो उसकी वेलोसिटी v0 दिखाएंगे। और वहां पर आप ये कह सकते हो
कि उस पॉइंट पर जा करके स्ट्रिंग हल्की सी स्लैक रही होगी, स्लाइटली, तो उसको हम स्लाइट सा लूज दिखा रहे हैं, हल्का सा लूज करके दिखा रहे हैं, स्लाइटली स्लैक्ड है अभी, और जस्ट आफ्टर पे वो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। तो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहला काम आपके लिए ये होगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना एंगल बन रहा होगा, मतलब स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर ये थीटा एंगल कितना बनेगा, और उसके लिए जो डेटा दिया गया लेंथ और डिस्टेंस का वो यूज कर सकते, हाँ डिस्टेंस वगैरह का यूज कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दी गई है ये 0.5 मीटर की दी गई है आपको, 1/2 मीटर की, और स्ट्रिंग बस टाइट होने वाली है, स्ट्रिंग अब, हाँ स्ट्रिंग टाइट होने वाली होगी तो उसकी लेंथ अब लगभग 1 मीटर हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1 मीटर की लेंथ मान सकते हैं उसकी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। उसके बाद पॉइंट ए पर जब वो स्ट्रिंग पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है, मतलब उसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो चुका है वहां पर, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का मोशन आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा होगा। तो इसमें अगर आप ये चीज ध्यान दो कि जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो वो एक टेंशन फोर्स डेवलप करेगा, स्ट्रिंग एक टेंशन फोर्स डेवलप करेगी, उसको मैं अलग डायग्राम में दिखा देता हूँ, उसको सेपरेट डायग्राम में आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या होगा। जिस टाइम पर ये स्ट्रिंग टाइट होगी उस टाइम पर एक टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग लगने लगेगी, इस तरफ अलोंग द स्ट्रिंग एक कैपिटल टी का टेंशन फोर्स दिखाओगे आप, बट ये टेंशन अचानक से आया है इसलिए इसको जर्क का नाम दे रहे हैं, सडनली आ चुका है। इसके जस्ट पहले टेंशन जीरो था, यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू जीरो थी और ऑल ऑफ सडन टेंशन फोर्स आ गई, तो जीरो से अचानक से कोई फोर्स अगर आएगी तो उसको जर्क या इम्पल्स का नाम दो, और इसकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगी। ये ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग काम करेगी। अब इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन पिछली थ्योरी के हिसाब से मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग तो इम्पल्स आ गया, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, वो डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग है, तो नेचुरल सी बात है कि परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग में कोई जर्क नहीं है, कोई इम्पल्स नहीं है, नो जर्क नो इम्पल्स, यानी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी उतनी ही वेलोसिटी, सॉरी कोलिजन नहीं, जितनी वेलोसिटी स्ट्रिंग के टाइट होने से पहले थी उतनी ही वेलोसिटी टाइट होने के बाद भी दिखाओगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फाइंड किया जाए जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और इनिशियल वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट निकालो जो स्ट्रिंग के पैरेलल डायरेक्शन में हो, और इसी के लिए इस एंगल थीटा को निकाला गया था, और स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जाएगा वो वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। वी नॉट कॉस थीटा हमारा पैरेलल टू द स्ट्रिंग है, और वी नॉट साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि जो कैपिटल टी वाला फोर्स है वो वी नॉट साइन थीटा के परपेंडिकुलर साइड पर लग रहा है, तो वी नॉट साइन थीटा जो है वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग है। तो थ्योरी के हिसाब से टेंशन का जो इम्पैक्ट आएगा, टेंशन की वजह से जो वेलोसिटी बदलेगी, अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का जो टेंशन की वजह से बदल जाए, वी नॉट कॉस थीटा, यानी कि जो वी नॉट साइन थीटा वाला कंपोनेंट है जो कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जर्क लगने के बाद भी उस तरफ बॉडी वी नॉट साइन थीटा से ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो रीजनिंग फिर से क्लियर कर दो आप, किसी भी फोर्स के 90 डिग्री की डायरेक्शन होगी, किसी भी इम्पल्स के 90 डिग्री पर कोई मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, और स्ट्रिंग के अलोंग अब इस बॉडी में क्या वेलोसिटी आएगी, स्ट्रिंग के अलोंग अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी में कितनी वेलोसिटी दिखाई जाए, बताएं। सर v नॉट cos थीटा प्लस t by m into टाइम। ध्यान से सोच के देखो, ध्यान से सोचो जरा, स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और देखो। सर जीरो। क्यों? सर क्योंकि जो सीलिंग है सर वो रेस्ट पे है, हाँ जो सर जिससे अटैच्ड स्ट्रिंग सर वो तो रेस्ट पे है, हाँ तो सर जो सीलिंग के जस्ट बाद वाला जो स्ट्रिंग पे पॉइंट होगा वो भी रेस्ट पे ही होना चाहिए उस राइट इंस्टेंट पे। राइट राइट, देखो ये स्ट्रिंग एक पॉइंट पर फिक्स कर दी गई है ना यार, इसका लेफ्ट एंड जो है वो फिक्स्ड एंड है,
मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड की है, एक साइड पर वो बधा हुआ है, और इनएक्सटेंसिबल अलग से कह रहे हो, मतलब ये एक्सटेंड हो नहीं सकता अब। तो जितना टाइट होना था वो टाइट हो चुका है, अब एक्सटेंड तो होगा नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अलोंग अगर आपसे पूछे जाए कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी बनेगी इसमें, तो अगर आप वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग 0 से अलावा कुछ दिखाओगे तो या तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़े, और वैसे भी अगर आप सिंपल से थ्योरी लगाओ कि स्ट्रिंग की जो लेंथ 1 मीटर है अब वो कांस्टेंट होगी, अब फर्दर ये लेंथ बढ़ने वाली नहीं है, तो ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या बननी चाहिए भाई, ये पार्टिकल उस फिक्स पॉइंट जिसका नाम ओ दिया गया है, उस ओ पॉइंट से ये हमेशा 1 मीटर के ही डिस्टेंस पे रहेगा। अगर स्ट्रिंग एक बार टाइट हो चुकी तो इस पार्टिकल का पॉइंट ओ से डिस्टेंस हमेशा 1 मीटर रहेगा। और ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसमें एक फिक्स पॉइंट से आप मेंटेन करो अपने डिस्टेंस को, सर्कल। कौन सा, हाँ, कौन सी ट्रेजेक्टरी बनेगी जिसमें पार्टिकल का डिस्टेंस पॉइंट ओ से हमेशा ही 1 मीटर बना रहे? सर्कल। सर्किल। सर्कुलर। तो यानी कि ये जो पार्टिकल है ये अब एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे चला जाएगा, मतलब जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी ये एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे आ जाएगा। सर लेकिन जो हमको जर्क लगा है उसकी वजह से विनोद कॉस्ट थीटा क्या पूरा कैंसिल ही हो जाएगा? पूरा ही कैंसिल होगा, हाँ एग्जैक्टली यही है, पूरा ही ठीक है। कैंसिल होगा वो। देखिए आपको हो सकता है डाउट आए कि यार ऐसा क्यों, मतलब हो सकता है कि ये डाउट आए ऐसा क्यों, लेकिन आप उसका सिंपल सा आंसर दो ना कि स्ट्रिंग टाइट हो गई है तो और उसकी लेंथ अब नहीं बढ़ने वाली कोई, यानी कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग 0 होना कंपलसरी है और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इसको 0 ही होना पड़ेगा। हाँ जी विज्ञान सही है, मतलब जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ये पार्टिकल चल रहा था ना, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ये पार्टिकल चल रहा था, अपने आप एक काम करो, आप अपने आप को करना, आप अपने पैर को एक रस्सी से बांधो, ठीक है, और रस्सी किसी दीवार से बांध दो, एक सिंपल एक्टिविटी देखो, या किसी ब्लॉक को बांध सकते हो तो ब्लॉक बांध लेना। आप इमेजिन करो एक मोटी सी रस्सी लेकर के आओ, उस रस्सी को एक जगह बांध दिया जाए और रस्सी से आपका पैर बांध दिया जाए और रस्सी पहले लूज हो, तो जब तक रस्सी लूज होगी तब तक तो आप चल सकते हो, लेकिन जैसे ही वो रस्सी टाइट हो जाएगी उसके आगे चलना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, या तो रस्सी को तोड़ के निकल जाओ आप। बट हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग है तो रस्सी टूटेगी तो कभी नहीं, और इनफैक्ट इस क्वेश्चन में यही बात की गई है कि ना टूटे उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। तो सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी 0। अब क्वेश्चन ये है ना कि जो वी नॉट कॉस थीटा जर्क लगने से पहले था वो चीज अचानक से 0 हो गई, वी नॉट कॉस थीटा अचानक से 0 हो गया, यानी कि मोमेंटम चेंज कर गया है। पहले स्ट्रिंग की डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा वेलोसिटी थी, अब स्ट्रिंग की डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी हो गई। तो ये कौन सी फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ होगा, बिकॉज न्यूटन लॉ बार बार एक ही चीज कहता है कि वेलोसिटी चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए होता है। तो ये वी नॉट कॉस थीटा कौन से फोर्स की वजह से 0 हो गया? टेंशन। टेंशन। तो उसका कितना इम्पल्स होगा भाई? इम्पल्स बाय टेंशन पूछे, डेफिनेशन लगाओ, इम्पल्स बाय द टेंशन फोर्स अगर निकालने को दिया जाए तो डेफिनेशन कहता है कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कैसे दिखाओगे, क्योंकि टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग होती है, तो चेंज इन मोमेंटम भी आप अलोंग स्ट्रिंग देखेंगे सिर्फ, और अलोंग द स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा है, क्योंकि बाद में 0 हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन में मास भी गिवन है तुम्हें, वेलोसिटी वी नॉट भी दी गई है, और थीटा एंगल निकाल चुके हो ट्रायंगल से, और इसकी वैल्यू को √3 से ज्यादा नहीं होना है, इम्पल्स को √3 से ज्यादा नहीं करना है आपको। less than equals to √3. तो √3 मैक्सिमम केस में √3 बराबर इसका मास 2 किलोग्राम, वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू दी गई है वहां पर, नहीं वी नॉट तो निकालना है, वी नॉट निकालना है, और कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री यानी कि √3/2, इससे वी नॉट की वैल्यू निकालने कितनी आएगी? सब 1। 1। लॉजिक पकड़ना बच्चे बता रहे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट्स हैं, डिफिकल्ट नहीं है।
तो 3 लेक्चर से एक ही बात चल रही है आपकी कि जिधर फोर्स लगेगा उधर मोमेंटम चेंज होगा और उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखो। इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर। इसमें अगर आप ध्यान दो तो पहले जो पॉइंट फिक्स किया गया था वहां पर भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट लगा दिया। मतलब अभी यहाँ पर सर पहले तो दोनों की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी सर। हाँ राइट राइट। इसमें ए और बी है, जैसे ए और बी। टेंशन सुनिए, अब सुनो, लॉजिक सुनो। ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट ए पहले से रेस्ट पे है और ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाती। जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तब तक हमारा ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पे होगा। तो सिचुएशन को फिर से आप एनालाइज करो। जस्ट बिफोर स्ट्रिंग जब टाइट होती है उस समय का क्या स्टेटस था, यानी कि स्टेटस का मतलब वहां पर क्या वेलोसिटीज थी, और उसके बाद एक बार और एनालाइज करोगे कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज टाइट उस समय क्या होगा सिचुएशन। इन दोनों को सेपरेटली देखा जाए तो जस्ट बिफोर तो क्वेश्चन में ही दे देता है आपको। जस्ट बिफोर तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पर और ये स्ट्रिंग लगभग टाइट, अभी मतलब लूज है, अभी पूरी तरीके से टाइट नहीं हुई है ये, तो हल्की सी स्लैक है। अभी स्लाइटली स्लैक दिखा देते हैं इसको, हल्का सा स्लैक्ड वे में दिखाओ, स्लाइटली स्लैक्ड, और फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बी। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी वाला ऑब्जेक्ट तो इस टाइम पर वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है। जो ऑब्जेक्ट बी है वो वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट ए अभी रेस्ट पे है। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। और जब ये स्ट्रिंग पूरी तरीके से टाइट हो जाएगी, कंप्लीटली टाइट हो गई, अब उसमें लूज पोर्शन कुछ भी नहीं है, पूरा टाइट हो गया, तो पूरा टाइट होने के बाद इसमें नंबर 1 कंसेप्ट क्या लगाओगे? नंबर 1 कंसेप्ट देखो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है और ऑब्जेक्ट ए, ये कौन कौन सी डायरेक्शन में फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगेगा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगेगा उसमें भी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, यानी इनके ऊपर टेंशन फोर्सेस काम करेगी। एक टेंशन इस तरफ काम करेगा, एक टेंशन इस तरफ काम करेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट ए पहले से रेस्ट पे था तो इसकी जो डायरेक्शन होगी चलने की वो टेंशन की डायरेक्शन में ही बनेगी। कोई बॉडी अगर पहले से रेस्ट पे है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी तो स्ट्रिंग के अलोंग आ जाएगी। इसको वी ए मान लें। ऑब्जेक्ट बी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट बी में आपको ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर साइड पर, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर साइड पर ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी वो टाइट होने से जस्ट पहले था, और स्ट्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर फिलहाल थीटा एंगल मानता हूँ, बाद में थीटा को एडजस्ट कर लेंगे थीटा कितना होगा। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग में अगर आप नोटिस करके देखोगे और अलोंग द स्ट्रिंग में नोटिस करो कि स्ट्रिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कितनी है, तो अलोंग स्ट्रिंग में जो कंपोनेंट है वो वी नॉट कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग में जो कंपोनेंट है वो वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा है। तो ये जो वी नॉट साइन थीटा है जो कि परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्ट्रिंग से इधर की तरफ फोर्स आएगा नहीं, स्ट्रिंग की वजह से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, तो जर्क लगने के बाद भी परपेंडिकुलर साइड पर वी नॉट साइन थीटा रखोगे। लेकिन स्ट्रिंग के अलोंग में फोर्स लगी है तो वहां पर बॉडी बी की वेलोसिटी जो होगी वो बदल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये टाइट स्ट्रिंग है अब, तो टाइट स्ट्रिंग में ये लेंथ नहीं चेंज हो सकती, इक्वल वेलोसिटी। तो बी और ए को सेम वेलोसिटी पे चलना पड़ेगा, मतलब वी बी मस्ट बी इक्वल टू वी ए, बिकॉज स्ट्रिंग टाइट है। अलग अलग वेलोसिटी से नहीं चल सकते क्योंकि ए और बी के बीच में सेम डिस्टेंस हमेशा रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा इनका। और ये लाएंगे कैसे यार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को मिला करके ना एक सिस्टम मान लें, अगर ए और बी को मिला करके सिस्टम, तो दोनों टी अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर जाएंगे, मतलब कि इंटरनल फोर्स, या कुल मिला के आप ये कह दो कि मैंने स्ट्रिंग को भी सिस्टम में मान लिया है, तो स्ट्रिंग प्लस ए प्लस बी को सिस्टम मान लेंगे तो टेंशन फोर्स हमारे लिए इंटरनल चला गया, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचा। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचा तो मोमेंटम की जो वैल्यू रहेगी पूरे सिस्टम के लिए, पूरे कंजर्व हो जाए। वो कंजर्व करा सकते हो। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कराएंगे तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा, देखो जर्क लगने से पहले, जर्क लगने से पहले स्ट्रिंग की डायरेक्शन में
v नॉट cos थीटा वेलोसिटी है और m इसका मास है, तो मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी नॉट cos थीटा जर्क लगने से पहले, और जर्क लगने के बाद 2 MVA। दोनों के मास सेम है क्वेश्चन में। हाँ, तो मास m इंटू वी ए और प्लस मास m इंटू वी बी, बट वी बी और वी ए बराबर है, तो एक्चुअल में आपको लिखना ये पड़ेगा m वी ए प्लस m वी बी, बट v और वी बी इक्वल है, तो इससे निकाल सकते हैं कि v और वी बी की क्या वैल्यू बनेगी। मतलब v और वी बी इक्वल है, सो दे आर इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। प्रिंसिपल ध्यान रखना इसको सॉल्व करने का, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वेलोसिटी बिफोर जर्क और आफ्टर जर्क अनचेंज, और अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। टाइट स्ट्रिंग है तो ये जरूरी है, ये मतलब कंस्ट्रेंट कह सकते हो। टाइट स्ट्रिंग है तो ये कंपलसरी है कि बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ए ऑब्जेक्ट की है। पिछले क्वेश्चन में ए वाला ऑब्जेक्ट फिक्स था, जीरो वेलोसिटी पे था, इसीलिए बी को हम लोगों ने इस तरफ जीरो कहा था। इस क्वेश्चन में ए वाली बॉडी मूव करेगी, तो जिस स्पीड से ए मूव करेगा उसी स्पीड से बी को भी मूव करना होगा। तो ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ईच स्फीयर आफ्टर द कॉर्ड हैज बिकम टॉट। और एनर्जी लॉस्ट कैसे निकालोगे, तो एनर्जी लॉस्ट भी आप अपने लेवल पे खुद ही कर लो। क्या करना चाहिए आपको, एनर्जी लॉस्ट निकालने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी पहले वाली निकालिए और उसके बाद वाली काइनेटिक एनर्जी निकाल करके माइनस कर दो। जब वेलोसिटीज आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जीज भी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जीज के डिफरेंस से निकाल सकते हो कि एनर्जी लॉस कितना होगा इस क्वेश्चन में। सर वो जो ऑब्जेक्ट बी है वो ऊपर उठा था, तो हम जो एनर्जी लॉस में पोटेंशियल ये कंसिडर नहीं करेंगे? ऊपर नहीं उठाया, ये फिगर पे मत जाइए, ये ऊपर नहीं उठाया, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो पहले। सर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस। फिगर वैसा बना हुआ है बच्चा, क्योंकि फिगर तो स्क्रीन पे ही आएगा ना, ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी इसमें। समझ गए। हाँ मतलब तो एक्चुअली टेबल पे रख के सेका गया है। हाँ टेबल पर है, एक्चुअली डायग्राम की वजह से कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविटी का, इसीलिए और इसीलिए तो ऑब्जेक्ट बी अपनी उसी वेलोसिटी वी नॉट से चलेगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है यहाँ पर। यस। जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तब तक बी उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा वी नॉट से। हाँ जैसे ही टाइट होगी, जर्क लगेगा तो चेंज हो जाएगा। सर एक सेकंड के लिए हाँ पिछली स्लाइड दिखा दीजिए बस। हाँ विनायक वही है, वी नॉट cos थीटा। थैंक यू सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये एचसीवी का सॉल्व एग्जांपल भी है, ठीक है। मतलब एचसीवी का सॉल्व एग्जांपल मेरे ख्याल से लास्ट वाला है, लास्ट सॉल्व एग्जांपल है ये। थोड़ा डिफरेंट Yes, वे sir. है ना, अगर लगाया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें कुछ ऐसा ही इन्होंने कहा है, उसमें भी जर्क का ही कंसेप्ट एक्चुअली। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड अ पैन ऑफ इक्वल मास, तो इधर भी m मास है, इधर भी m मास है, दोनों तरफ m मासेस है, तो ये रेस्ट पे है सब कुछ, ठीक है। फुल्ली लाइट है, फ्रिक्शनलेस है, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। इसके बाद एक पार्टिकल है जो कि वो भी m मास का है, एक और पार्टिकल m मास का, फॉल्स ऑन द पैन एंड स्टिक टू द पैन। मतलब पैन वाली साइड पर, इधर वाली जो ट्रायंगल साइड देख रहे हो, ये पैन है, उसके ऊपर एक पार्टिकल गिरा और वो जाकर के उससे स्टिक कर गया। और वो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक हुआ ये भी दिया रखा है तुम्हें। पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक हुआ ये दे रखा है आपको, 6 मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद की स्पीड बतानी है, मतलब स्टिक करने के बाद ये सिस्टम कितनी स्पीड पर चलेगा। तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 चीजें हैं, अगर आप नोटिस करो तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं देखो आप। मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करूं मैं तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, इनके नंबरिंग कर देते हैं यार। पार्टिकल 1 मान लेते हैं, पैन को पार्टिकल नंबर 2 मान लेते हैं, और तीसरा एक और पार्टिकल है यहाँ पर जो ऊपर से गिर रहा है, वो डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में है। तीसरा पार्टिकल एक और है, 3 पार्टिकल्स हैं टोटल आपके पास। और इनके क्या स्टेटस हैं, स्टेटस का मतलब इनकी क्या वेलोसिटीज हैं। तो पार्टिकल 1 के पास क्या वेलोसिटी है, पार्टिकल 2 के पास क्या वेलोसिटी है, पार्टिकल 3 के पास क्या वेलोसिटी है। तो पार्टिकल 1 0 मीटर पर सेकंड पे, पार्टिकल 2 0 मीटर पर सेकंड पे, और पार्टिकल 3, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके देखो, पार्टिकल 3 ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड। ये स्टेटस है जस्ट बिफोर कोलिजन। अब
अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कोलिजन के टाइम पर क्या होगा। ये समझो आप यहाँ पर क्या होने का मतलब कि कौन कौन सी फोर्स आएगी, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन। क्योंकि जब तक आप फोर्सेस को एनालाइज नहीं करोगे तब तक ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कहां पर मोमेंटम बदलना है, कहां पर नहीं बदलना है। ये सब चीजें कैसे डिसाइड करेंगे। तो ड्यूरिंग कोलिजन फोर्सेस के बारे में सोचिए आप सिर्फ कि जब ये बॉडी कोलाइड करेंगी तो कौन किस पर कितना फोर्स लगाएगा। सर 3m2 पे सबसे पहले नॉर्मल लगा। हाँ, सबसे पहले 3 वाली बॉडी जब पैन पे गिरेगी, पार्टिकल 3 जब पैन पे गिरेगा तो 3rd और 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, वो एक दूसरे पर नॉर्मल लगाएंगे। जिस नॉर्मल की डायरेक्शन पार्टिकल 3 पर ऊपर की तरफ लगेगी और पार्टिकल 2 पर नीचे की तरफ लगेगी। जो डाउट होगा यहीं पर बोल देना आप कि जब ये कांटेक्ट होगा मतलब पार्टिकल 3 जब पैन के ऊपर गिरेगा तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। और इसके अलावा कौन सा फोर्स आएगा, पार्टिकल 3 जब पैन पर गिरेगा तो जिस स्ट्रिंग से वो पैन अटैच है उस पर टेंशन लगेगी, उसमें एक झटका लगेगा। टेंशन तो पहले से भी लग रही होगी, इम्पल्स। लेकिन एक झटका आएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, अचानक से किसी चीज पे कोई गिरेगा तो जर्क नहीं आएगा वहां पर, तो एक टेंशन फोर्स डेवलप होगी, इसको आप जर्क का नाम दोगे। समझ आई बात। यस। कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो, ऊपर की तरफ। तो पैन 2 पर तो ऊपर की तरफ आएगा जर्क, और पैन 1 पे ऊपर की तरफ ऊपरी आएगा। ऊपर की तरफ। तो दोनों तरफ एक जर्क आएगा, उसको भी दिखाना है आपको। इसको भी दिखाइए, मतलब यहाँ पर टेंशन फोर्स और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स, ये दोनों दिखाइए। तो ये हमने फोर्सेस एनालाइज किए। अब जब फोर्सेस आप एनालाइज करेंगे तो उसके बाद आपको देखना है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या होगा। सिस्टम मान लेना फोर्सेस कैंसिल। कोलिजन के बाद क्या होगा, सुनो, नहीं एनालिसिस क्या करनी होती है पहले सुनो, आंसर पे मत जाइए अभी। आप करना क्या है मेरे को, पहले आप ये देखेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन। सुनो, जस्ट बिफोर कोलिजन आपको वेलोसिटीज देखनी होती है, मतलब आप बॉडी किस तरफ मूव कर रही है ये देखिए आप कोलिजन से पहले। और फिर आप जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉडी की मोशन को देखो कि अब ये बॉडीज किधर जाएंगी, कौन सी बॉडी किधर मूव करेगी, ये एनालाइज करो। तो बच्चा ये बताओ, बॉडी 1 रेस्ट पे थी और उस पर अपवर्ड फोर्स आई है तो कहाँ जाएगी वो, पर अपवर्ड मूव करने लगेगी। तो मान लिया v वेलोसिटी से ऊपर जा रही। बॉडी 2 डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो। यस सर। और बॉडी 3 किधर जाएगी, डाउनवर्ड। देखो साथ ही ये जाएगी, ऐसे से चिपक नीचे गई है ना। बॉडी 3, हाँ जी पर बॉडी 3 बॉडी 2 से चिपक चुकी है तो वो भी नीचे जाएगा। वेलोसिटी से अब आप लगा दो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। v is equals to 2। नहीं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये कहता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपसे। तो अब अगर मैं बॉडी 1 के लिए लगाऊं, बॉडी 1 के लिए, तो बॉडी 1 पे कितना फोर्स लग रहा है भाई, टेंशन t। और उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, पहले वो 0 मीटर पर सेकंड पे था, उसके बाद वो v पे चल रहा और टेंशन फोर्स है, तो टेंशन इनटू टाइम विल बी इसका चेंज इन मोमेंटम m इनटू v। बॉडी 2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, बॉडी 2 के लिए n minus t into delta t is equals to mv। बॉडी 2, हाँ बॉडी 2 पर n माइनस टी, ये दो फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी और इसका चेंज ऑफ मोमेंटम mv। और बॉडी 3 के लिए, तो बॉडी 3 पहले 6 मीटर पर सेकंड पे नीचे चल रही थी, बाद में v पर चल रही है, तो m इसकी बाद वाली वेलोसिटी v और पहले वाली वेलोसिटी 6, चेंज ऑफ मोमेंटम, और इस पर फोर्स n का लगा है n डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, सब माइनस के साथ माइनस हाँ, साइन आएगा। माइनस लगाओगे। आएगा। हाँ अभी इसमें क्योंकि बॉडी 3 की दोनों वेलोसिटीज डाउनवर्ड है और उस पर फोर्स ऊपर लगा हुआ है, तो फोर्स के आगे एक माइनस साइन लगाएंगे।
अब आप क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, तीनों को ऐड कर दो, LHS 0 हो जाएगा। यस सर। LHS 0 हो गया और राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा 3mv माइनस 6 इंटू m। यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। सर तो यहाँ पे जो पैन है और जो ब्लॉक सिस्टम बन जाता है तो उसके बाद आपने ग्रेविटी क्यों नहीं कंसीडर की है ऑब्जेक्ट पे? बच्चा मैं पहले कंसिडर नहीं की जाती है। भी बोल चुका हूँ कि इतने छोटे इंटरवल में इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं हम लोग। ये हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का जो पीरियड हम कंसिडर करते हैं उसका पर्पस ही यही होता है कि ग्रेविटी को इग्नोर करता है। सर सर इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं देखते, मतलब इसमें फोर्स और मूवमेंट की डायरेक्शन देख के माइनस प्लस डिसाइड करते हैं। देखा है ना थर्ड वाले में, बाकी दो में जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाकी दो तो इनिशियली रेस्ट पे हैं, तो उनका तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेगा ही। नहीं सर, जैसे हम लोग पहले ही हम लोग किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते थे, एक को मान माइनस, लो ऐसे भी कर सकते हो पहले, वैसे भी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, ओके सर। बिल्कुल आएगा। सर एक चीज और थी कि सर हम लोग ने किया है, लेकिन वैसे ये नॉर्मल कंजर्वेशन मोमेंटम से भी आ ही जाता। लेकिन लॉजिक क्या लगाते हैं आंसर में मोमेंटम कंजर्व करने का? सर सिस्टम है जैसा पहले सब इनिशियल मोमेंटम सिर्फ 6m है और बाद में फाइनल मोमेंटम हमारे पास 3m into v हो जाता। लेकिन एक बार बताओ, क्या फोर्स 0 आ रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन के डायग्राम को देखो, ड्यूरिंग कोलिजन वाला। यस सर, नेट फोर्स 0 नहीं आएगा सिस्टम। n और n तो अपोजिट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन t और t तो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। आंसर भले आ जाएगा आपका, आंसर लोग जुगाड़ करके ले आते हैं इसमें मोमेंटम कंजर्व करा करके, बट अभी आप समझ में गए होंगे कि यार लॉजिक लगाना और किसी तरीके से आंसर लाने में फर्क है। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे जो पैन होता है वो मतलब एक ट्रायंगुलर प्लेन है, वेज नहीं है चीज। अरे पैन तराजू वाला यार, मतलब जैसे कटोरी टाइप का होगा, हाँ वैसा ही, उस पे कोई चीज गिरी ऊपर से। यस सर, ओके। वो तो फिगर बनाई गई है ऐसी। ये सर वो साइड व्यू है ना, इस वजह से। यस सर, साइड से। हाँ हाँ। एक ये भी क्वेश्चन है इसी पे, ये क्वेश्चन भी है। इसमें बी वाला ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ऑब्जेक्ट नंबर बी जो है वो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। अब देखो क्या करना चाहिए इसमें। क्या करना चाहिए देखो, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने, तो उसके बाद इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलेंगे। अभी पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो। मतलब समझने का मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है वो आपके माइंड में घुस जाना चाहिए। अब इतना नहीं, रुक जाओ बच्चा, मोमेंटम वाला देखो। अब मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ वैसे करो। ये सब क्वेश्चंस में, इन सब क्वेश्चंस में अगर आप मेरी बताई हुई अप्रोच को फॉलो करोगे तो ट्रस्ट करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कोई भरोसा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला काम क्या करना है देखो, पहला काम आप ये करो कि जस्ट बिफोर कोलिजन आप एनालाइज करो क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ जी, जस्ट बिफोर कोलिजन पहले हम ये देखते हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी कौन कौन सी डायरेक्शंस में चल रहे थे। पहले तो आप ये देखो, ये किधर किधर जा रहे थे, मतलब इनकी वेलोसिटीज क्या थी। सर बी रेस्ट में था, ए रेस्ट, हाँ बी रेस्ट पे है, तो बी वाला रेस्ट पे है और ए वाला मूव कर रहा है। ये 30 सभी डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, तो ए वाले की वेलोसिटी दिखाओ। मतलब क्वेश्चन को आराम आराम से करो, जल्दीबाजी ना करिए, बहुत बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करना है, कोई टफ नहीं है। 30 डिग्री पे चल रहा था, ये हो गया। इसके बाद आप एनालाइज ये करो कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा। इसके बाद की एनालिसिस ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, यानी कि कौन सी फोर्सेस आएंगे ड्यूरिंग कोलिजन में। आपको फोर्स देखनी है। सर तो ए और बी सुनो, दोनों अब सुनो, बाकी लोग को भी सुनने दो, बाकी लोग को देखो। ए और बी
तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में क्या होगा। बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में जब वो एक दूसरे को टच करेंगे, तो जब ए और बी एक दूसरे को टच करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। तो बी वाली बॉडी ए वाले पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी और ए वाली बॉडी बी वाले पर एक नॉर्मल लगाएगी। तो हम यहां पर इनकी फोर्सेस को दिखा रहे हैं नॉर्मल। बोलो ठीक है यहां तक? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ए और बी एक दूसरे के टच में आएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। यस सर। उसके अलावा बी वाली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बॉडी बी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग में एक अचानक से जर्क आएगा, उसको टी से डिनोट करूं। ऑल ऑफ सडन एक जर्क आएगा, इसको टी लिखेंगे। बोले ठीक है यहां तक? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आपको एनालाइज करना है कि कोलिजन के बाद ये कौन कौन सी डायरेक्शंस में जाएंगे आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी बी कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बॉडी ए कौन से डायरेक्शन में जाएगी, इसके बारे में आपको सोचना है। मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन में भी आप वेलोसिटीज को देखते हैं कि क्या है, जब आफ्टर कोलिजन में भी आपको ये देखना होता है कि वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन देखना होता है, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड तो हम इक्वेशन बना के लाएंगे, लेकिन डायरेक्शन को आप एनालाइज करके ही ला सकते हो, डायरेक्शन को आप इक्वेशन से नहीं लाओगे। लेफ्ट साइड। तो बॉडी बी स्ट्रिंग से बंधी हुई है, अब बताओ कहाँ जाएगी? क्या वो नीचे मूव कर सकती है? बॉडी बी अगर ऊपर रस्सी से नो सर। तो ये तो ऑब्वियस है कि बी की वेलोसिटी लेफ्ट साइड होगी। मैंने कहा ना, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, इक्वेशन में भी नहीं आएगा। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बी किधर जाएगा। स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और स्ट्रिंग सीलिंग से लगा हुआ है, ऊपर छत से लटक रहा है, तो बी अब रस्सी को तोड़ करके तो नीचे जाएगी नहीं, तो बी का मोशन इधर हो गया। अब ए वाले का मोशन किधर दिखाओगे? बॉडी ए का मोशन किस तरफ होगा? तो बॉडी ए पहले से चल रही है। यहाँ पर आपको मैंने एक पहले का भी कंसेप्ट बताया है कि वेलोसिटी अगर निकालनी है आपको फाइनल, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देखो प्लस फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आप इस कंसेप्ट को लगाओ। तो जो बॉडी ए है उसके इनिशियल वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है और फोर्स की क्या डायरेक्शन है? क्या ये दोनों सेम लाइन पर हैं या अलग अलग लाइन पर हैं? सर सेम लाइन पर है। सेम लाइन पर है। तो जिस लाइन से बॉडी ए की वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन से बॉडी ए आ रहा था, उसी के अपोजिट फोर्स लगा उसके ऊपर। जिस डायरेक्शन से आए उसके अपोजिट फोर्स लगा, तो बॉडी ए रिबाउंड कर जाएगी। तो हम बॉडी ए को रिबाउंड करता हुआ दिखा देते हैं, तो वो रिबाउंड हो गया, उसको हम कुछ वी ए मान लेते हैं। इतना एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके बाद इक्वेशंस बनेंगी। अब डायरेक्ट इक्वेशन पे चले गए तो फिर प्रॉब्लम है, पहले से बोल रहा हूँ आपको। अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन पे आ गए तो प्रॉब्लम है। हाँ जी बताओ जल्दी। सर एक बार ए की डायरेक्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। ए की डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं आपको। आपको ये देखना पड़ेगा ए वाले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस ए वाली बॉडी पर फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन है। जिस लाइन पर बॉडी का वेलोसिटी था उसी लाइन पर फोर्स लगा है, उससे अलग लाइन पे नहीं लग रहा कुछ, सेम लाइन है। तो वेक्टर यू की डायरेक्शन और वेक्टर एफ की डायरेक्शन भले एक दूसरे के अपोजिट है, बट है तो ये सेम लाइन पे ही ना। डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, बट लाइन एक ही है इनका। मतलब जो यू है उसकी डायरेक्शन ऐसे इंक्लाइंड फॉर्म में है और फोर्स भी आपका उसी इंक्लाइंड फॉर्म में लग रहा है, तो रिजल्टेंट भी तो इसी लाइन पर आएगा। यस सर। इंपॉर्टेंट है स्टेप। डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के पीछे गए तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फिर अब। तो पहले ये करने के बाद अब आप इक्वेशंस बनाओ, और इक्वेशन कौन सी बनानी है? फोर्स इनटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो बॉडी ए के लिए हम इक्वेशन बनाए थे पहले, सॉरी बॉडी बी के लिए। बॉडी बी का चेंज इन मोमेंटम कितना है? फिगर आपने ऑलरेडी बना रखी है। बॉडी बी पहले 0 वेलोसिटी पे थी, बॉडी बी फिर वीबी पे चल रही है, तो क्या हुआ चेंज इन मोमेंटम इसका? वीबी। मास ऑफ बॉडी बी मल्टीप्लाइड बाय वीबी, और इसको हम फोर्स इनटू टाइम लिखेंगे। तो कौन सा फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर? क्योंकि बॉडी बी पे 2 फोर्स लग रही,
लेकिन पहले भी आपसे कहा गया कि जब भी आप F इंटू डेल्टा टी लिखोगे और डेल्टा पी के बराबर करोगे तो जो डायरेक्शन डेल्टा पी का है वही F का होना चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए हमेशा। ये न्यूटन लॉ से चला आ रहा है ये चीज। F इक्वल टू एम में भी यही बात ध्यान रखनी होती थी कि जो डायरेक्शन ए का होगा वही डायरेक्शन F का लिखेंगे। तो बॉडी बी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, पहले बॉडी बी का कोई मोशन नहीं था, जीरो मोमेंटम था। बाद में बॉडी बी हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो इन दो में से कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको? टेंशन और नॉर्मल में से कौन सी फोर्स ऐसी है जो हॉरिजॉन्टल है? नॉर्मल इसका रिजल्टेंट component. लेना पड़ेगा। रिजल्टेंट ना लो, रिजल्टेंट ना लो। कंपोनेंट जब कंपोनेंट तो किसका कंपोनेंट Theta. हॉरिजॉन्टल आएगा? टेंशन का हॉरिजॉन्टल? नॉर्मल नॉर्मल का कितना आएगा? कितना आएगा? नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? तो यहाँ पर एंगल दे रखा है तुमको, यहाँ पर 30 डिग्री वाला वर्टिकल से, 60 मतलब कि n/2 आ जाएगा ये, n/2। तो तुम यहाँ पर लगाओ n/2। ये हो गई एक इक्वेशन। अब हम इक्वेशन बनाएंगे ए वाली बॉडी के लिए, फॉर द बॉडी ए। क्या इक्वेशन लगाएंगे बॉडी ए के लिए? बॉडी ए के लिए इक्वेशन लगाएंगे, mv नॉट माइनस mva। सुनिए अब ध्यान सुनिए। मोमेंटम का चेंज जब निकालते हैं तो हमेशा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये लगाओ। तो बॉडी ए का फाइनल मतलब कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम, उसमें वीए वेलोसिटी है, MVA। तो उसमें आप लगाओ उसका मास जो बॉडी ए का होगा इनटू वीए माइनस पहले वाला मोमेंटम mav नॉट। MAV0। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो पहले वाले मोमेंटम की डायरेक्शन है और बाद वाले मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ऐड हो जाएंगे। तो वेक्टर के हिसाब से ये ऐड हो गए, वेक्टोरियली ये ऐड हो गए, इक्वल टू टाइम, और यहाँ पर भी फोर्स आएगा नॉर्मल। नॉर्मल। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको राइट साइड पर लेके जाओ डिवाइड कर और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो n एलिमिनेट हो जाएगा। करके देखो। मतलब एक तरीके से हमें n को एलिमिनेट करना है, कुल मिलाकर मेरा पर्पस ये है कि आप n को एलिमिनेट करें। ये पर्पस ये है, n को एलिमिनेट करके आंसर लाना है मुझे। तो n को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, और मैं लिख रहा हूँ, बताना सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। मेरा आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ mb इंटू वीबी इजिकल्स टू ma इंटू va प्लस ma इंटू वी नॉट। अब वेरीफाई कर लीजिए। यस सर, यस यस सर। सर। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन चाहिए, कौन सी? सर रेस्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन की सर इक्वल। इलास्टिक इम्पैक्ट है, तो क्या करें, एनर्जी कंजर्व करा दें? यस सर। काइनेटिक एनर्जी। सोच के बता रहा, क्योंकि देखो हर हमेशा सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इसे नहीं आता, कभी कभी थ्योरी भी आती है। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दें? यस सर। यस सर। सब परफेक्टली इलास्टिक। अब आप सुनो, आपने पीछे के एग्जांपल्स पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आपसे मैंने जानबूझ करके लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करवाया था। जानते हो इसका क्या मतलब है? लॉस जीरो कर देंगे। कि जब भी जर्क आएगा वहां पर एनर्जी लॉस होती है। जर्क एक डिसिपेटिव फोर्स में आता है। अगर स्ट्रिंग में जर्क आ रहा है तो इसका मतलब गारंटीड है कि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वहां। सर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पल्स रिलेटिव वेलोसिटी का लगा दीजिए। हाँ वो तो लगाएंगे, मतलब एक्चुअली गलती ये नहीं करनी है। आप इलास्टिक पढ़ते एनर्जी, मतलब मैंने इसलिए बोल दिया कि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है ना कि इन दिस सिचुएशन द काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो जर्क वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर स्ट्रिंग अचानक से टाइट हो रही है, अचानक से झटका लग रहा है उसके अंदर, तो डेफिनेटली लॉस ऑफ एनर्जी है। सर ऐसा क्यों होता है सर? क्या चीज? लॉस किस फॉर्म में हो जाती है सर, ये पूछ रहे थे।
लॉस होती है स्ट्रिंग जब लूज है और अचानक से, वो एक्चुअली माइक्रो लेवल पे ही जाएगा, जब अचानक से टाइट करेंगे तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूलर सेपरेशन हल्का सा इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर अच्छा हमें सर, उनके, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने में, बस उसको सॉरी ओवरकम कम करना करने में। है, बिल्कुल। हाँ। तो सेकंड इक्वेशन आप एनर्जी की नहीं लगाओगे, भले ही ये इलास्टिक कोलिजन है तो भी, मतलब क्या करना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारी सेकंड इक्वेशन जो बनेगी इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में सेकंड इक्वेशन मिस्टेक, वो आप लगाओगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, और उसका ये था, इट इज द रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिजन। along line of impulse। लेकिन हाँ, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में मॉडिफाई कर दिया था। ये इक्वेशन जब लगाते हैं तो ये हमेशा अलोंग नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी नॉर्मल के अलोंग। अब ये मॉडिफाइड इक्वेशन है, ध्यान रखना इसका, नॉर्मल लाइन की तरफ। अब इस चीज को आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे आपके, ये हमेशा नॉर्मल लाइन पे लगेगी। पहले इसके बारे में इतना हम लोगों ने अटेंशन पे इसलिए नहीं किया था कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपने हेड ऑन कोलिजन के कर रखे थे, तो हेड ऑन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखते समय नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए। और मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो इस तरीके से थे, दो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास ऐसे, जिसमें बी हमारा हैंग कर रहा था, रेस्ट पे था, और ए वाली बॉडी मूव कर रही थी उसकी तरफ वी नॉट वेलोसिटी से। और कोलिजन के बाद अगर हम बात करें तो कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए हैं, इनके हम लोगों ने वेलोसिटी की डायरेक्शंस को देखा था। तो बॉडी बी लेफ्ट साइड पे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने वी बी माना हुआ था, और बॉडी ए नॉर्मली वापस चली गई थी वी ए से। और इसमें नॉर्मल लाइन क्या होगी, तो नॉर्मल लाइन दोनों के सेंटर्स को मिलाओ, ए और बी के सेंटर्स को मिलाओ, ये लाइन नॉर्मल है। कोलिजन के बाद में भी मिलाओ, कोलिजन के बाद में भी ये लाइन नॉर्मल है। तो आप ये देखो कि जो नॉर्मल लाइन दिखाई जा रही है, ए और बी की जो नॉर्मल लाइन है, दोनों के सेंटर से जो लाइन जा रही है, उस लाइन पर कोलिजन से पहले क्या वेलोसिटी है नॉर्मल वाली लाइन पर। तो यहां पर ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई की वैल्यू 1 क्योंकि इलास्टिक है। अब देखो पहले हम बिफोर देखेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन बी वाला तो रेस्ट पे ही है, और ए वाले के पास वी नॉट वेलोसिटी है, तो वो हम वी नॉट लिख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आफ्टर में चेक करो कि कोलिजन के बाद क्या होगा। तो सर वीबी का कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग वाला, हाँ, तो और वीए, सुनिए, वीए तो नॉर्मल के अलोंग है, डायरेक्शन को देखो आप, तो वीए तो नॉर्मल के अलोंग चल रहा है, लेकिन वीबी जो है वो नॉर्मल के अलोंग नहीं है, वो नॉर्मल से कोई एंगल बना रहा है वहां पर। तो वीबी का कंपोनेंट चाहिए होगा तुमको जो नॉर्मल डायरेक्शन में जाए। अब उसके लिए ये पता करो कि वीबी नॉर्मल से कितने एंगल पर है, 60। तो वीबी का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट निकालो, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड में इसी को यूज करेंगे। अब वीबी के उस कंपोनेंट को यूज करेंगे जो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, VB/2, और वो वीबी cos 60 यानी कि VB/2। और क्योंकि वीबी का कंपोनेंट नॉर्मल में नीचे की तरफ आ रहा है प्लस हो जाएगा, और वीए वाला ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो भले आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अपोजिट वेक्टर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रिलेटिव के अंदर वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ये सर हमारी इसमें बाहर सर नहीं होगा क्या, सर, जो आपने पहले लिखा है अलोंग नॉर्मल वाली जो इक्वेशन लिखी रेट स्पीड वाली, उसमें बाहर एक माइनस नहीं होगा? स्पीड लिखिए बच्चा, स्पीड, स्पीड ऊपर, अच्छा, इसका मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। ओके स्पीड सर, मैंने चेंज करके स्पीड कर दी है। अच्छा सर, ओके सर। ये दो इक्वेशंस लगाएंगे इसमें। कुछ क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर, हो गए। यस सर। ये पार्ट समझो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए और जेईई एडवांस या ओलंपियाड में आपके क्वेश्चंस होने लगे,
तो 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझ करके ये देखो कि कोलिजन से पहले कौन सी बॉडी किधर जा रही है। फिर कोलिजन के टाइम कहाँ पर कौन सा फोर्स लगा है ये एनालाइज करो, क्योंकि जब आप फोर्सेस को एनालाइज करोगे तो तभी मालूम चल पाएगा कि कोलिजन के बाद कौन किधर जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के मोशन की जो डायरेक्शन है वो थ्योरेटिकल लेवल का कंसेप्ट है, वो आपको एनालाइज करके निकालना पड़ता है कि बॉडी ए किधर जानी चाहिए, बॉडी बी किधर जाना चाहिए। डायरेक्शन को आप लॉजिकली बताओगे कि कौन किस तरफ जाएगा। हाँ, उस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाएंगे उसके लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर फोर्स इनटू टाइम और एक रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। सर हम्म सर इसमें एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं कहा, इसका रीजन फिर बता दीजिए एक बार। एनर्जी जर्क में नहीं कराते कंजर्व, बिकॉज जर्क में डिसिपेटिव फोर्स है। जर्क लगना मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। रियल लाइफ में भी एक बार बताइए, जो हमारी बाइक होती है या फिर जो 4 व्हीलर्स होती है उसमें शॉकर्स लगाए जाते हैं ताकि जर्क ना लगे, कहीं झटके ना लगे। बिकॉज जर्क हमेशा एक अनवांटेड चीज है, मतलब उसकी वजह से हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी हमें मिलती रहेगी आपको। यस सर। और वो उसको अगर वैसे आप पूछोगे क्यों होगा, तो वो जर्क लगते समय क्या होता है, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटॉमिक लेवल पर खिंच जाते हैं, एटॉमिक लेवल पर, माइक्रो लेवल पर। जब वो एटम्स के बीच में माइक्रो लेवल पर एक दूसरे के अगेंस्ट में सेपरेशन होता है तो कुछ ना कुछ हमको एनर्जी वहां पर एटॉमिक फॉर्म में यानी इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म में देनी पड़ती है। बट मॉलिक्यूलर लेवल की फिजिक्स तो हम लोग पढ़ भी नहीं रहे इस टाइम पर। मॉलिक्यूल के लेवल पर क्या हो रहा है वो तो हम देख, मतलब हम तो मैक्रो लेवल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, माइक्रो लेवल तो पढ़ते नहीं हो कि अंदर जाके क्या होगा। आ रही बात समझ में? क्लासिकल फिजिक्स का ये ड्रॉबैक है ना यार, क्योंकि ये फिजिक्स 400 साल पुरानी है। 400 साल पहले एटम मॉलिक्यूल के बारे में कोई जानता ही नहीं था भाई। ये तो Yes, sir. 19 ये तो 1920 में आइंस्टाइन के जैसे लोग आ गए, उन्होंने बताना शुरू कर दिया सब। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने कब की थी बताओ आप? कौन से ईयर में की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अगर आप सोचोगे तो? 1929 और ये 1929। जो भी है, और न्यूटन 1600 सेंचुरी के हैं, तो कहाँ, मतलब उस समय कुछ नहीं था ये सब। तो उस समय के थ्योरीज में हम ये सब नहीं एनालाइज कर पाते हैं, मतलब उसके लिए अलग फिजिक्स चाहिए होती है। इस फिजिक्स में आप ये नहीं बता पाओगे कि एटम के साथ क्या हुआ, मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ, वो हम बता ही नहीं सकते, वो उसके स्कोप के बाहर है, कंसेप्ट ही नहीं है उसका इसमें। और हमें जरूरत भी नहीं है, मतलब ठीक है हमारा एनर्जी लॉस हुआ जर्क में, दैट्स ओके, कहाँ गया उससे हमें क्या मतलब है। सर हम्म सर जो आपने ऑब्जेक्ट ए का डायरेक्शन दिखाया वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन, हम्म सर वो उसी लाइन पे दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता है? मतलब कि इधर नीचे की तरफ यस सर। हो सकता है, तो मैं तो ये जरूरी नहीं है, अगर वी ए पॉजिटिव मतलब आया वो तो आपने अज्यूम किया ना सर? बिल्कुल। ओके सर तो सर फिर अगर ये अगर मास की वैल्यू बड़ी होती तो सर उस तरफ हो जाता, वो तो सॉल्व वो करके ए मान के लो। सर मास। वही बिल्कुल। होता। अभी देखो एक क्वेश्चन आपको अपने लिए सर दे रहा हूँ, मतलब सुन लो पहले। हाँ सर ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ऐड ही होंगी, चाहे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो तो भी ऐड ही होंगी ना? नहीं भैया, एक्चुअली रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जी सर। रिलेटिव स्पीड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी वेक्टर का सबट्रैक्शन है। तो हमारा वी ए वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और जो वी बी है उसका कंपोनेंट इस तरफ है, नीचे की तरफ है, वी बी cos 60। अब जब इसमें माइनस करोगे तो वेक्टर का कंसेप्ट लगाओ ना यार, जिस वेक्टर को माइनस करना होता है उसको पलट करके ऐड जी नहीं कर सर, देते हैं, उल्टा। यस सर। तो वो वेक्टर का कंसेप्ट लग रहा है भाई इसमें। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक छोटा सा डाउट था कि सर एक मिनट क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है, एक मिनट वो स्लाइड खोलिए। सर इसमें ये दिया है कि मास ऑफ √3 kg इज हैंगिंग फ्रॉम एन इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड। तो सर जब पहले से हैंग कर रहा होगा तो इसमें पहले से एक टेंशन फोर्स तो रही होगी। बिल्कुल रही होगी। तो सर इसमें हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि मतलब जर्क लगा है और इस वजह से इमीडिएट चेंज हुआ है? जर्क इसलिए लगा होगा कि जब ए वाला बी पर आकर के कोलाइड करेगा तो जो नॉर्मल, देखिए लेक्चर 1 याद करना, जहां पर इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन वाली एक स्लाइड थी हमारी, और उस Yes, स्लाइड sir. में आपसे मैंने लिखा था कि जब दो बॉडी कोलाइड होती हैं तो वो कई हजार न्यूटन की फोर्स लगाती हैं। यस सर। तो ये जो नॉर्मल लगेगा ना, ये हजारों न्यूटन का होगा, 10,000 20,000 न्यूटन के आसपास का फोर्स है। तो इस यस नॉर्मल का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो भी कई हजार होगा। यस सर। तो कई हजार न्यूटन का जब डाउनवर्ड फोर्स आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कई हजार न्यूटन की टेंशन फोर्स भी आ जाएगी।
यस हाँ, तो फिर तो ये जर्क का केस है। जर्क का काम हुआ। पहले जो टेंशन होगा वो तो mg के बराबर होगा, और ग्रेविटी को तो आप इग्नोर कर रहे हो, तो जब ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं तो पहले वाली टेंशन को भी इग्नोर कर देंगे यस सर। और अप्रोक्सीमेशन वैसे के भी तहत। पहले वाली टेंशन के कंपैरिजन में चेंज ज्यादा होगा सर। राइट। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आपके टेस्टिंग करने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको, कंस्ट्रेंट कोलिजन के नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं, इम्पल्सिव नॉर्मल, ये क्वेश्चन। बट अगर आप जो अभी मैंने बताया है ना, अगर वो लॉजिक्स लगाना सीख गए तुम, कि ये 3 पार्ट्स अगर आपको समझ में आ जाए कि कोलिजन से पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन, आप क्वेश्चन को पढ़ करके देख लो कौन सी बॉडी किधर चल रही है, फिर आप ये एनालिसिस कर पाओ अगर कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कहाँ कहाँ से फोर्सेस डेवलप होंगी, फिर ये देख लिया जाए कि उन फोर्सेस की वजह से कौन सी वेलोसिटीज बदल सकती हैं, कौन सी नहीं बदल सकती हैं, और फिर आप कोलिजन के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन को गेस करो। गेस मतलब ब्लाइंड गेस नहीं होता वो, कोलिजन के बाद ए और वेज किधर जा सकते हैं, ये लॉजिक्स के थ्रू आप पता लगाओ। मतलब अल्टीमेटली ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है कंसेप्ट्स लगा करके समझना होगा। जब डायरेक्शंस आपकी क्लियर हो जाएं कि कौन सी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, डायरेक्शंस क्लियर हो जाएं, तो उन डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी, इसके लिए आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की इक्वेशन लगाओ और रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाओ। तो मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करो एक बार। मैं बता तो सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा जो भी पढ़ाया है ना, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को लगाओ। क्लियर है पॉइंट आपको? आप यस करोगे ना, Yes. मतलब थोड़ा सा लगाना, दिमाग लगाओ, हो सकता हो जाए, और नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे तो लर्निंग होगी, एटलीस्ट कुछ तो फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, अभी ये सेंटर ऑफ मास है। अच्छा अभी भी चलिए मीटिंग डिस्कनेक्ट करके फिर से रीज्वाइन करेंगे, बस 2 मिनट के अंदर, है ना? आप दूसरी मीटिंग में आओ, रीज्वाइन करिए।